आइडिया से पर्दे तक, कैसे सोचता है फिल्म का लेखक। राम कुमार सिंह, सत्यांशु सिंह। चैप्टर 10, पुनर्लेखन, रीराइट। आई एम नॉट अ वेरी गुड राइटर बट आई एम अ एक्सीलेंट रीराइटर, जेम्स ए माइकनर। I won't rewrite on set, but I will just trim the fat. Sean Durkin. I don't know why directors sign on these projects and completely rewrite everything. Lana Wachowski. पहला ड्राफ्ट लिखने की प्रक्रिया और उसको लिखकर कुछ समय छोड़ देने की बात हमने की। एक हफ्ते से 10 दिन का ब्रेक ले लिया। कहानी को लेकर जो कुछ नया समझ आया उसे अलग से लिख लिया। पहले ड्राफ्ट पर आगे क्या काम करना है, अब इस पर बात करते हैं। गांठ बांध लीजिए कि फिल्म लेखन में दोबारा लिखना और बार बार लिखना बहुत अहमियत रखता है। फिल्म लेखन के उस्ताद गुरुओं ने यह कहा है कि फिल्म लिखने का मतलब ही है पुनर्लेखन। जो पहले लिख लिया उसे दोबारा लिखना ही फिल्म लेखन है। पहले ड्राफ्ट तक जो लिखा है वो महज लिखने की तैयारी है, असली लिखना अब शुरू होगा। इसलिए पुनर्लेखन सबसे महत्वपूर्ण लेखन है। इस बात से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहला ड्राफ्ट सबसे मुश्किल चरण होता है, इसके बाद काम कुछ आसान हो जाता है। लेकिन मानकर चलिए कि पहले ड्राफ्ट के बाद ही असली काम शुरू होगा। कोई संगीतकार गाना कंपोज करता है तो बार बार धुन नहीं बदलता। पेंटर भी अपने कैनवास पर चित्र बनाकर उसे बार बार नहीं मिटाता है। मूर्तिकार भी ऐसा नहीं करता है। कविता लिखने वाला बार बार कविता नहीं लिखता है। उपन्यास या कहानी को भी एक बार लिखने के बाद कहानी प्रवाह और व्याकरण के लिहाज से ठीक किया जाता है। कई बार उसमें कुछ जोड़ा या घटाया भी जाता है, लेकिन वो भी उतनी बार नहीं होता जितना पटकथा में होता है। तो फिल्म लेखक ऐसा क्यों करता है? हम किताब के लगभग आखिरी पड़ाव पर है, तो आप समझ गए होंगे कि फिल्म लेखन दूसरे कला माध्यमों की तरह तात्कालिकता लिए हुए नहीं है कि एक बार को लेकर तात्कालिक ख्याल काम कर जाए। लेकिन श्रेष्ठता हासिल करनी है तो आपको बार बार लिखना ही होगा। कुछ लेखक निर्देशक तो शूटिंग के दिन तक भी लिखते रहते हैं। यह सही है या गलत, इस पर बहस हो सकती है। इस किताब के लेखकों ने अपनी पटकथाओं पर सालों काम किया है, फिर भी हर बार कुछ ना कुछ कमी दिख ही जाती है। सत्यजीत रे ने एक साक्षात्कार में कहा कि वे पथेर पंचाली को जब भी देखते थे तो उन्हें लगता था कि बहुत सी चीज़ें और ठीक हो सकती थी। ऐसे ही सत्या को लेकर राम गोपाल वर्मा ने ख्याल किया। इसलिए फिल्म का लेखन सबसे मुश्किल लेखनों में हम शुमार करना चाहेंगे, क्योंकि यह एक क्राफ्ट है। आप जो लिख रहे हैं खुद के लिए या सीधे पाठक के लिए नहीं लिख रहे हैं। जो लिख रहे हैं उस पर फिल्म बनेगी। फिल्म के मापदंडों पर आपके लेखन का खरा उतरना ज़रूरी है। कम से कम शब्दों और समय की सीमा को देखते हुए आपको कहानी कहनी होती है। ये बातें हम पहले कर चुके हैं, लेकिन हमेशा याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि सब चीज़ें यह ड्राफ्ट में संपूर्णता प्राप्त नहीं कर सकती। पुनर्लेखन में पहले ड्राफ्ट का मूल्यांकन करें। कोशिश करिए कि एक बार में उस ड्राफ्ट को पढ़ जाए। ढूंढने की कोशिश करिए कि समस्याएं कहां पर है और क्या है। पहले ड्राफ्ट में 3 शुरुआती समस्याएं दिखती है। वे है किरदार, कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव और बदलाव। आपको लग सकता है कि किरदार जितने अच्छे होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। हम यह पढ़ चुके हैं कि कैसे किरदार होने चाहिए। पहला ड्राफ्ट लिखने के बाद
किरदार वाले अध्याय को दोबारा पढ़िए कि उसमें कौन सी बात आई है और अभी क्या कमी है। कमी इसलिए भी हो सकती है कि किरदार बनाने में आपने समय नहीं दिया। चलो मान लिया आपने काफ़ी समय दिया, फिर भी समस्या हो सकती है। अब आराम से सोचिए कि किरदार कैसे दर्शकों को पसंद आ सकते हैं। दूसरी समस्या है, जिस कॉन्फ्लिक्ट का किरदार सामना कर रहा है उसे और बढ़िया किया जा सकता है। वो जटिल होना चाहिए, सशक्त होना चाहिए, नायक को भीषण चुनौती देने वाला होना चाहिए। हो सकता है गड़बड़ यह हो कि आपने नायक के सामने चुनौती पैदा ही नहीं की। कोई मुश्किलें है भी तो वे नकली और थोपी हुई सी लग रही हो। इस पर गौर करिए। पहले ड्राफ्ट में 3 शुरुआती समस्याएं दिखती है। वे है किरदार, कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव और बदलाव। तीसरी समस्या है बदलाव। फिल्म की शुरुआत से लेकर फिल्म के अंत तक किरदारों में कोई बदलाव आता है। उस बदलाव का नक्शा ठीक होना चाहिए। कहानी में वो बदलाव ठीक से दिखना चाहिए। वो एकदम से नहीं आना चाहिए। वो कब और कैसे आया, हर दृश्य में उसकी गति और कारण पर नज़र रखिए। पहले ड्राफ्ट में एक और समस्या हो सकती है, वो है कहानी का फोकस। कहानी इधर से उधर भटकती हुई नज़र आ सकती है। इसके लिए व्यर्थ दिख रहे दृश्यों को हटाना पड़े तो संकोच मत कीजिए। कुछ दृश्यों को शायद मिला देने से काम चल जाए। फिल्म की पूरी अवधि का भी ध्यान रखना होगा। ज़रूरत से ज़्यादा लंबी फिल्म को छोटा करना भी चुनौती है। कहानी की गति बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे हर 5 से 10 मिनट में पर कहानी आगे बढ़ रही है, कितनी आगे बढ़ रही है। अपनी पटकथा को दृश्यों में देखिए कि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है। फिर देखिए कि जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। इससे आपके बहुत सारे क्या का आपको जवाब मिलेगा कि जो हो रहा है वो ठीक है या नहीं। कुछ क्या ऐसे होंगे जिनका कैसे भी आपको ठीक नहीं लगेगा कि जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। लेकिन कई जगह लग सकता है जो हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जैसे हो रहा है उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है, उसे दूसरे ढंग से कहने की ज़रूरत है। इस तरह क्या और कैसे की को पहचान ले और अगले ड्राफ्ट पर बेहिचक काम करना शुरू कर दे। यह देखकर परेशान ना हो कि पहले ड्राफ्ट की चीज़ें बदल रही है, उन्हें बदलने दीजिए। कई बार चीज़ें लौटकर भी आ जाती है। पहला ड्राफ्ट आपके पास है ही, आपको ज़रूरत है लगे तो उसकी चीज़ें वापस ला सकते हैं। बदलाव से घबराइए मत। शुरुआती ड्राफ्ट में बदलाव आते रहेंगे। अंतिम 2-3 ड्राफ्ट में ये काम कम हो जाएगा। शुरू में तो यह भी मुमकिन है कि कोई किरदार हटाना पड़ जाए या कोई किरदार ले आए, कहानी में कोई नई घटना ही डालनी पड़ जाए। जब दूसरा ड्राफ्ट लिखना शुरू कर दे तो उसे फटाफट लिखकर ख़त्म करें, ज़्यादा समय नष्ट नहीं करें। दूसरा ड्राफ्ट लिखने के बाद फिर से 1 सप्ताह के लिए ब्रेक ले सकते हैं ताकि कहानी के साथ आप और परिपक्व हो जाए। अब उसी तरह से फिर से देखिए कि किरदार काम कर रहे हैं कि नहीं, उनके बीच टकराव ठीक लग रहा है कि नहीं। अगर आप अच्छे लेखक हैं, सिनेमा देखते समझते हुए आप बड़े हुए हैं तो दूसरे ड्राफ्ट के बाद आपको लगने लगेगा कि आपके किरदार तो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। फिर आप देख पाएंगे कि टकराव और बदलाव पर और काम किया जा सकता है। इस तरह आप एक के बाद एक अगला ड्राफ्ट लिखते जाएंगे। हर ड्राफ्ट के बाद कुछ समय का ब्रेक लेंगे, फिर उधर लौट जाएंगे। एक समय पर आपको लगेगा कि पिछले ड्राफ्ट और नए ड्राफ्ट में बदलाव काफ़ी कम हो रहा है। किरदार, उनके टकराव, बदलाव और दृश्यों में जो हो रहा है वो अब काम आ रहा है। यानी मोटे तौर पर आपकी पटकथा अब काम करने लगी है, लेकिन अभी आप आराम करने मत लग जाइए।
अब हर दृश्य के भीतर जाइए और सोचिए कि यही बात है और बेहतर तरीके से कैसे हो सकती है। अब हर दृश्य के भीतर जाइए और सोचिए कि यही बात और बेहतर तरीके से कैसे हो सकती है। आप भाग्यशाली है और समझदार लेखक है तो यह 5वें ड्राफ्ट तक भी हो सकता है, वरना तो 12वें और 20वें ड्राफ्ट तक यह काम कर सकते हैं। यह सब हो जाए उसके बाद संवादों का पुनर्लेखन करिए। माना कि हर ड्राफ्ट में आपने डायलॉग लिखे हैं, मगर यह वो चरण है जहां आपको केवल संवादों पर पूरी तरह से फोकस करना है। वे क्या है, कैसे बोले जा रहे हैं, उनमें क्या सुधार की गुंजाइश है। यानी यह वो चरण है जहां हमको देखना है कि हर किरदार के बोलने का तरीका क्या होगा, उनकी भाषा क्या होगी। किरदारों के पृष्ठभूमि के लिहाज से हमको उनको कैसा संवाद देना है। संवादों में लोकल भाषा या बोलियों को समावेश करना है। ये सब हमको करते हुए संवादों पर ध्यान देना है। संवाद लिखने के बाद आपको एक चीज़ और देखनी है और वह है फिल्म की लय और साधना। को साधना। आपकी फिल्म में समय अनुपात में जो कहानी कही जा रही है उसकी एक लय होती है। अगर आप अच्छे से पटकथा पर काम कर रहे हैं तो वो लय सहज रूप से पटकथा में आती है, लेकिन आपको अपनी शूटिंग स्क्रिप्ट से पहले वो लय एक बार फिर से देखनी चाहिए। सामान्यतः यह काम निर्देशक करते हैं। जब वे पटकथा पढ़कर अपना काम शुरू करते हैं तो वो कह सकते हैं कि दृश्यों में क्या छोटे छोटे बदलाव किए जा सकते हैं, अवधि कम की जानी या बढ़ाई जानी चाहिए, ठहराव या गति पर वे राय दे सकते हैं। इस तरह पूरी फिल्म को लय के हिसाब से देखा जाता है। आमतौर पर फिल्म पर निर्देशक और संपादक काम करना शुरू करते हैं तब यह काम शुरू किया जाना चाहिए। इस तरह पटकथा के पुनर्लेखन का काम शुरू होता है। क्रिस्टोफर नोलन ने इंसेप्शन को लिखने में 8 साल लगाए। कहने का मतलब यह है कि सिनेमा के दिग्गज लेखक भी पुनर्लेखन में बहुत समय लेते हैं, कई ड्राफ्ट लिखते हैं। इसलिए कभी भी अपनी पटकथा के पुनर्लेखन से मत घबराइए। एक स्तर तक नाम कमाने के बाद अगर आप जिद्दी हो जाएंगे, यह काम करना छोड़ देंगे, तो सिनेमा की दुनिया के लोग आप पर भरोसा भी करना छोड़ देंगे। पुनर्लेखन में बड़ी चुनौती निष्पक्षता की है। जो कुछ आपने लिखा है उसमें खुद को ही दोष ढूंढना होता है। जिस चीज़ को आप बहुत ही अच्छा मान रहे हैं उसके बारे में कौन तय करेगा कि वो अच्छा ही है, या जो चीज़ आपको बुरी लग रही है वो क्या सचमुच बुरी है। इस सब से बचने के लिए भी सुझाव है कि एक फीडबैक मैकेनिज्म विकसित कीजिए। अपने समझदार मित्रों का एक दायरा बनाइए जो सिनेमा से जुड़े हुए हैं। उन लोगों को पढ़ाकर उनसे फीडबैक ले सकते हैं। फीडबैक लेना भी आना चाहिए। जब कोई कहे कि किसी बिंदु पर गड़बड़ है तो मानकर चलिए कि गड़बड़ होगी, लेकिन अगर वह ठीक करने का तरीका और राय भी देने लगे तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। विनम्रता से उसकी बात सुनिए, लेकिन अपने मन की करिए। आप पूरी पटकथा के प्रवाह को दूसरे लोगों से बेहतर समझ रहे हैं क्योंकि उसको आपने तैयार किया है। यानी लोग आपको समस्याएं बताए तो उसको हमेशा गंभीरता से लीजिए, लेकिन आपको समाधान भी बता रहे हैं उसको ज़्यादा गंभीरता से मत लीजिए। किल योर डार्लिंग्स एक कहावत है सिनेमा लेखन के लिए कि अगर कोई घटना, कोई इमेज आपको बहुत प्रिय है लेकिन आपकी फिल्म के लिए काम नहीं कर रही है तो उसको हटाने में आपको संकोच नहीं करना है। जब भी कोई संदेह हो
वही चौपर अप्रोच काम में ले सकते हैं। फिल्म की लॉग लाइन सोचे कि अब भी कहीं आप उससे भटक तो नहीं रहे हैं। अंततः निर्देशक ही फिल्म का ऑथर होता है, ले शक नहीं। अंततः फिल्म निर्देशक ही फिल्म का ऑथर होता है, लेखक नहीं। अब सवाल यह है कि पुनर्लेखन भी कब तक संभव? संपूर्णता की तो कोई सीमा ही नहीं है। क्या हमको उसी संपूर्णता को तलाशते रहना चाहिए जिसकी कोई इमेज हमारे दिमाग में भी नहीं है कि वो क्या है? एक निचला स्तर है और एक एकदम ऊपरी स्तर। उसके बीच में कहीं एक ऐसा बिंदु है जब आपको खुद लगे अब आपकी पटकथा ऐसी हो गई है, उस पर फिल्म बननी चाहिए, उस पर करोड़ों रुपए लगाए जा सकते हैं। यह ऐसी कहानी है जिस पर अफसोस नहीं होगा। एक मुकम्मल ड्राफ्ट के बाद भी फिल्म बनने के कुछ वक्त तो लग ही सकता है। एक मुकम्मल ड्राफ्ट के बाद भी फिल्म बनने में कुछ वक्त तो लग ही सकता है। इसलिए आपको जब भी समय मिले अपने ड्राफ्ट पर फिर से नज़र मत मार सकते हैं, उसमें सुधार होता रहेगा। लेकिन आपको मान लेना चाहिए कि आपकी पटकथा पर फिल्म बनने को तैयार है। इतना होने के बाद हमको उस संपूर्णता के पीछे नहीं भागना चाहिए जिसका कोई मुकम्मल चेहरा नहीं है। इस स्तर पर आकर आप अगली कहानी पर काम शुरू कर सकते हैं और इसी प्रक्रिया से गुजरते हुए जब 4 मौलिक फिल्में लिख ले तो मानना चाहिए कि आप अब एक फिल्म लेखक हो गए हैं। 4 पटकथाओं का पहला ड्राफ्ट भी लिख ले तो भी मानना चाहिए कि आप सिनेमा में कूदने के लिए तैयार हैं। आपकी लिखी कुछ फिल्में बनेंगी, कुछ नहीं बनेंगी। कोई दूसरी फिल्म लिखने चले जाएंगे। कभी बनती हुई फिल्म से आपको शिकायत होगी, लेकिन यह सब छोड़ना होगा और अगली कहानी की तरफ दौड़ना होगा। जो निर्देशक फिल्म बना रहा है, अपनी रचना उसके हाथ में छोड़ दे, क्योंकि अंततः निर्देशक ही फिल्म का ऑथर होता है, लेखक नहीं। लेखक तो फिल्म की वह पांडुलिपि लिखता है जिसे फिल्म क्रू के कुछ लोग ही पढ़ते हैं, लेकिन निर्देशक जो पर्दे के लिए फिल्म बनाता है उसे पूरी दुनिया देखती है। एक लेखक के लिए यह दुविधा का क्षण होता है कि जिस कहानी पर इतना समय दिया, यातना सहन की, बार बार लिखा, अब कैसे उसे किसी दूसरे के हाथ में सौंपकर आगे बढ़ जाए। निर्देशक, अभिनेता, कैमरामैन सब मिलकर उसको कहीं ख़राब तो नहीं कर देंगे। अगर ख़राब बन गई तो कैसे उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाएं। समय और भावनाओं का निवेश आपने किया है। आप हमेशा खुद से सवाल करते हैं कि कैसे नए काम की तरफ बढ़ जाएं। याद रखिए कि एक फिल्म लेखक के जीवन की सच्चाई यही है और इसे आप बदल नहीं सकते। इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि यह सब हमें हमारी माँ से सीखना चाहिए कि पूरी यातना सहकर वह एक बच्चे को गर्भ में पालती है, प्रसव की असीम पीड़ा से गुजरती है, लेकिन दुनिया में आने के बाद बच्चा बुआ का भतीजा, नाना का नाती, मामा का भांजा और बहनों का भाई हो जाता है। हमारे समाज में तो उसे पिता के नाम से ही जाना जाता है। आप फिल्म की माँ है, लेकिन आपका बच्चा अपने बाप के नाम से जाना जाएगा और वो निर्देशक है। एक बात और याद रखिए कि कैमरामैन अपना काम आपसे बेहतर जानता है, संपादक संपादन आपसे अच्छा समझता है और निर्देशक के पास लोगों को वो कहानी दिखाने का अपना नज़रिया होता है। इसलिए सब कुछ भूलकर आप अपने अगले काम में जुट जाइए।